सभी पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्वी चंपारण के सप्तम अ की छात्राएं आज अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक की एक कहानी तीन बुद्धिमान का नाटकीय रूप लेकर प्रस्तुत है। मैं प्रत्युषा कहानी में मन संचालन की भूमिका निभा रही हूँ। मैं नव्या कहानी में पिता की भूमिका निभा रही हूँ। मैं कोमल इस कहानी में बड़े भाई होने की भूमिका निभा रही हूँ। मैं दीपाली इस कहानी में मझले भाई होने की भूमिका निभा रही हूँ। मैं सुनील प्रकाश इस कहानी में छोटे भाई की भूमिका निभा रही हूँ। मैं प्रिया कुमारी इस कहानी में घुड़सवार की भूमिका निभा रही हूँ। मैं महेश इस कहानी में राजा की भूमिका निभा रही हूँ। मैं आरती इस कहानी में मंत्री की भूमिका निभा रही हूँ। मैं तनिष्का इस कहानी में दरबारी की भूमिका निभा रही हूँ। मैं दीपा इस कहानी में दरबारी की भूमिका निभा रही हूँ। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्रायः ही अपने बेटों से कहता, मेरे बेटो, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोने चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तुम्हारे पास तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। जी पिताजी, हम आपकी बात को सदैव याद रखेंगे। मैं पिता और कुछ समय पश्चात पिता की मृत्यु हो गई। पिताजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी अब हमें सही राह कौन दिखाएगा? पिताजी करीबन 1 महीने हो गए थे। बेटे साथ मिलकर बैठे उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, मेरे भाइयों, पिताजी तो अब चल बसे। उनका हाथ हमारे सर पर नहीं रहा। हमारे लिए यहाँ करने को कुछ भी तो नहीं। आओ घूम फिर कर जगह देखें। आवश्यकता पड़ने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों न हो, भूखे नहीं मरेंगे। जी भैया। अंततः वह तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। मेरे भाइयों, हमें चलते चलते 40 दिन हो चुके हैं। हमने कई सुनसान वीरान घाटियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी पार कर दिया है। हमारे पास जितना भी खाने पीने का सामान था वह अब खत्म हो चुका है। अब तो हमारे पैरों में छाले पड़ चुके हैं और हम थककर चूर-चूर हो चुके हैं। और ये सड़क है कि खत्म होने को नहीं आ रही। वो देखो, सामने एक पेड़ और कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं। लगता है हम किसी बहुत बड़े नगर में आ चुके हैं। चलो वहां चलकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। जब वे नगर के पास पहुंचे तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका और फिर बोला, मेरे भाइयों, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता होगा। उस पर एक महिला और एक बच्चा सवार था। बिल्कुल सही। घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? हाँ। बहुत बड़ा सा। हाँ। और वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? हाँ। उस पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे ना? लगता है इन्होंने ही मेरा ऊंट चुराया है। तो तुम लोगों ने चुराया मेरा ऊँट। तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तो तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊँट तुम ही लोगों के पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं। लेकिन घुड़सवार इनकी एक भी बात सुनने को तैयार न था। चलो अब तुम्हारा निर्णय महाराज ही करेंगे। बोलो क्या समस्या है? महाराज, मैं अपने रेड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। मेरे पीछे बड़े से ऊंट पर मेरी पत्नी तथा मेरा छोटा सा बेटा साथ आ रहे थे। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ऊंट उन्हीं लोगों ने चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तो तुम ऐसा क्यों समझते हो कि उन्होंने तुम्हारे ऊँट को चुराया है? महाराज, इसलिए क्योंकि मैंने इन्हें ऊंट के संबंध में कुछ भी नहीं कहा। फिर भी इन्होंने मुझे बता दिया कि ऊंट बड़ा था तथा एक आंख से नहीं देख पाता था और उस पर एक महिला तथा बच्चा सवार थे। जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे कुछ भी बताए बिना ही उन लोगों ने तुम्हारे ऊँट के विषय में सब कुछ इतनी अच्छी तरह से बता दिया है, तो अवश्य उन्होंने ही उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। जी महाराजा जी ने तुम्हें बुलाया है। महाराज की जय हो।
वैज्ञानिक दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसलिए उस व्यक्ति के ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि ऊँट कैसा था। हाँ, किसी को भी देखे बिना उसके विषय में इतना सब कुछ जानना संभव हो सकता है? हाँ, संभव है। ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई जान लेंगे। मंत्री। जी महाराज। महाराज की जय। आपने मुझे बुलाया? हाँ, इधर आओ। जैसी आपकी आज्ञा। हाँ तो छोड़ो, हमें बताओ कि इस पेटी में क्या है? महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। इसमें अनार है और वह भी कच्चा है। सेवको, इस पेटी को इधर लाओ। इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह चोर नहीं है। वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए हुए रास्ते पर जाओ और जाके अपने ऊँट को खोजो। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं इनकी बात पहले ही मान लेता तो मेरा इतना समय व्यर्थ नहीं होता। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? महाराज, धूलों पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को चारों ओर नजर दौड़ाते देखा, तभी मुझे समझ आ गया कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा। तुम में से अनुमान किसने लगाया कि वह ऊँट एक आंख से नहीं देख पाता? उसका तो सड़क पे चिन्ह नहीं रहा होगा। महाराज मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया क्योंकि सड़क की दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चली थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। इससे मैंने अनुमान लगाया कि ऊँट एक आंख से नहीं देख पाता होगा। बहुत उत्तम। तुम में से अनुमान किसने लगाया कि उस ऊँट पे एक बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के निशान थे और साथ ही एक महिला के जूतों के चिन्ह बने हुए थे और साथ ही एक छोटे से बच्चे के पैरों के चिन्ह बने थे, जिससे मुझे यह पता चला कि ऊँट पर एक महिला के साथ एक बच्चा सवार है। बहुत अच्छा। तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम लोगों को यह बात कैसे पता चली कि इस पेटी में अनार, एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। महाराज, जब दोनों व्यक्ति उस पेटी को उठाकर ला रहे थे तो इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि पेटी थोड़ी भी भारी नहीं है। और जब वह दोनों व्यक्ति उस पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर से किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी, जिससे मुझे पता चला कि उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। महाराज, मैंने अनुमान ऐसे लगाया चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है एवं उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा। तुम में से अनुमान किसने लगाया कि वह अनार कच्चा है? मैंने। इस मौसम में कभी सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने जब अपनी दृष्टि खिड़की की तरफ दौड़ाई तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि वहां तो सच में उद्यान में सभी अनार कच्चे ही लटक रहे थे। धन संपत्ति या संसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम लोग धनवान नहीं हो, लेकिन तुम लोगों के पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोश है। अगर तुम चाहो तो मेरे महल में रह सकते हो। धन्यवाद महाराज। भाइयों की बुद्धि और बुद्धिमत्ता देखकर खुश हुए और उन्होंने उसे अपने दरबार में रख लिया। इन्हें अपने दरबार में रख लिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सदैव अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए तथा सूक्ष्म निरीक्षण का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जीवन में हर छोटी बड़ी चीज का काफी महत्व होता है। हमारा